नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में सुरक्षा चूक मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है। आरोपी सागर ने डायरी में अपने मन की बात लिखी है। घर से विदा होने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सागर शर्मा, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, उसके घर से एक डायरी मिली है। और देखिए, डायरी जो है उसमें क्या कुछ लिखा है वो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, यहां सागर ने शायराना अंदाज में बहुत कुछ बयां किया है। और आपको बता दें कि यह सागर के घर से जो डायरी मिली है, इसमें बहुत सारी बातें उसने लिखी हैं जो ये दिखाता है कि वो अपने देश के लिए कितना सोचता था। लेकिन जो उसने किया है वो कानून तोड़ना है। और अगर आप इस तरीके से सोचते हैं देश के लिए, तो फिर आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आपने देश के कानून को ही तोड़ दिया। ये आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शायरी लिखी गई है। सिर्फ और सिर्फ शायरी लिखी हुई है जो डायरी उसके घर से बरामद हुई है। ये बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, उसने डेट भी बाकायदा लिखा है 10/6/18, यानी 2018 से ही इसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया था। 9:40 सुबह का वक्त, और उस समय उसने ये बातें लिखी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो बहुत पहले से, अगर कहें तो उसके जहन में बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही थी। इस बात का जिक्र उसके पिता ने भी किया। कल हमारे सहयोगी विवेक जी ने उनसे बात की, उसके पिता से बात की। यह कहना था कि पिछले 5-7 सालों में उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर बदलाव देखा गया। वो बदलाव की ही यह तस्वीर है। अगर आप देखें, एक एक शायरी जो है वो ये बता रहा है कि वो अपने देश के लिए बहुत कुछ सोचता था। लेकिन देश के लिए सोचना और देश के लिए करना, इन दोनों में अंतर होता है। हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। नीरज, जो ये डायरी मिली है, वो डायरी में तो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो ये दिखाता है कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई दूसरा है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए, सागर मिश्रा के जब घर की तलाशी ली गई, सागर तो शर्मा घर सर, में एक डायरी सागर शर्मा, सागर मिश्रा लिखी हुई हैं। और हाँ, सागर शर्मा के घर में जब तलाशी ली गई तो एक डायरी मिली, और उसमें सागर शर्मा ने साफ तौर पर लिखा है कि विदाई का वक्त अब आ गया है, मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा पा रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें उसने लिखी और बहुत पुरानी बातें लिखी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत पहले से ही वो इस तरह के जो लोग हैं, जो संगठन बना के हैं, उनमें ये शामिल था। आप देखिए, जिस तरह से तमाम जो व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, या इसके अलावा फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जिस तरह से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो लगातार ऐसी बातें पोस्ट करते हैं, वो उनके संपर्क में आ गया, जो कहते हैं कि नौकरी नहीं है, समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, किसान परेशान हैं। तो इस तरह के एक अलग ग्रुप, एक अलग टाइप के लोग हैं जो ग्रुप बनाते हैं और उनमें ऐसे युवाओं को जोड़ते हैं। वो देखते हैं कौन उन पर लाइक और कमेंट्स कर रहा है और उस पर वो फोकस करते हैं और फिर उन पर पर्सनली वो बात करते हैं। तो इसी तरह के एक ग्रुप में वो जुड़ गया था जिसमें इसी तरह की बातें होती थी। हालांकि जो सागर शर्मा है वो महज इंटर पास है, उसके अलावा वो ऑटो रिक्शा चलाता था। उसे इतनी शायद समझ नहीं थी या इतनी उसको जानकारी नहीं थी कि जो काम वो करने जा रहा है उसकी सजा क्या हो सकती है, पूरा घर उसका परेशान हो सकता है। लेकिन उसके अंदर अगर कहा जाए तो एक तरह की आग भर दी गई कि देश को अब तुम ही लोग चलाओगे, युवाओं के हाथ में होना चाहिए। और इसका तरीका वही है जिस तरह से भगत सिंह ने क्रांति की थी, तो उन्हीं को अपना आदर्श मानता था। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उन्होंने किस लिए जो संसद में बम फोड़े थे, उन्होंने किस लिए किए थे, और जो ये हंगामा कर रहा है ये किस लिए कर रहा है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कार्य भले ही एक था, लेकिन जो लक्ष्य था वो जमीन और आसमान का था। और ऐसे तमाम लोगों के नीरज, तो अब ये चीज, ये डायरी जो मिली है, ये डायरी जो सामने आई है,
नीरज, क्या इसको पुलिस अब क्या दस्तावेज के तौर पे भी यूज करेगी? क्योंकि जांच का दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा पुलिस को। और क्या जानकारी है कि क्योंकि हमने कल जब बात की थी तो ना तो दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया था, ना ही लखनऊ पुलिस ने संपर्क किया था। आज क्या अपडेट है इस मामले में? जी देखिए, जो डायरी मिली है वो निश्चित तौर पर उसको जो है दिल्ली पुलिस लेगी और उसका अध्ययन करेगी कि आखिर कब कब किन किन बातों को लिखा गया। इसके अलावा जो 5-6 लोगों का जो ये संगठन था जो उस वक्त वहाँ मौजूद था, उनको फेसबुक से और तमाम सोशल साइट से देखा जाएगा। क्योंकि फ़ोन को ललित झा ने जला दिया है, इसलिए इसकी रिकवरी की जाएगी कि आखिर क्या क्या बातें होती थी, इनके पुराने स्टेटस और पुराने तरीके से जो फेसबुक पर ये चलाते थे, किस गिरोह से जुड़े थे। और इन्होंने ये साजिश आज से नहीं की थी, चूँकि डेट एकदम परफेक्ट चुनी गई थी कि किस दिन ये हमला करना है, किस दिन ये जो पूरा कारनामा इन्होंने किया है ये किस दिन करना है। तो साल भर से पहले से प्लानिंग हो रही थी। ये मैसूर भी गया था, तमाम जगहों पर ये लोग मिले थे, पूरी प्लानिंग थी किस तरह से पास लेके जाना। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इन्होंने ये काम किया और ये फेमस भी होना चाहते थे। इनको भी लगता है। देखिए, एक दो लाइनें मैं पढ़ करके बताना चाहूंगा। देखिए, एक दो लाइनें राजगुरु नीरज, एक दो लाइनें इस तरीके से जो लिखी गई है, जो डायरी में लिखा हुआ है, हम नौजवान इस देश के, हम मौत से डरते नहीं। साथ ही देखिए, देश की स्थिति देख करके हमें बहुत दुख होता है और हम दुश्मनों के आगे झुकना नहीं सीखे हैं। इस तरीके की बातें अगर लिखी हैं तो देश का दुश्मन ये किसे, सरकार को दुश्मन मान रहे थे? निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरह से भाषा शैली लिखी गई है वो कहीं से ये नहीं लगता है कि इनके अंदर कोई ऐसा जज्बा कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनका साफ तौर पर था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये फेमस हो जाए, पब्लिसिटी में आ जाए, पब्लिसिटी एक स्टंट की तरह आ जाए और ये अपने आप को ये साबित करें कि ये भी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त इस श्रेणी में हैं और ये आज के चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बनना चाहते थे। और ये जिस तरह से फेसबुक पर आप इनकी तो इन्होंने शायद अगर भगत सिंह को पढ़ा होता और चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ा होता तो ये गलती कभी नहीं करते जो इन्होंने किया है। भगत सिंह बनना इतना आसान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, शाही ईदगाह मामले में बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था जिसमें एएसआई सर्वे कराने को मंजूरी दी गई थी। मथुरा का यह मामला शाही ईदगाह का, और आपको बता दें कि इस मामले में बहुत बड़ा झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की रही है कि वहां जो गुंबद है उसमें कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो यह दिखाता है कि वहां मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। अब इसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला है, जहां हाईकोर्ट से कल एक बहुत बड़ा आदेश आया जिसमें यह कहा गया है कि एएसआई सर्वे करवाया जाएगा। अब इस मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि फिलहाल इसमें हम दखल नहीं देंगे। तो यह अब क्लियर हो गया है कि एएसआई सर्वे तो होगा। हालांकि आपको बता दें कि याचिकाकर्ता को किसी आदेश से परेशानी होगी तो वो कानून के मुताबिक अपील कर सकते हैं। ऐसा हर किसी के पास अधिकार है और वो उन्होंने किया। इस पर 9 जनवरी को फिर अब सुनवाई होनी है। तो देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प सा मामला है जहां पे आपको बताते कि एक विवाद चलता आ रहा है लंबे वक्त से। मथुरा के लगभग 13.5 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से यह जुड़ा मामला है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 यानी करीब 11 एकड़ जमीन का मालिकाना हक को लेकर यह मामला।
शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। में आज मुस्लिम पक्ष ने एक इस अपने मैटर को मेंशन करके आज लगवाया था, और उसमें यह हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपने जो ये मेंशन करके मैटर लगवाया है ये ऑर्डर हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, और फॉलो करके उसमें आप अपना एसएलपी फाइल करें, और जब उस समय जब आएगा मैटर तब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि कल से वेकेशन शुरू हो रही है, तो हम प्रॉपर बेंच के समक्ष कैसे अपनी बात रखेंगे, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीजर अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जाइए, मेंशन करिए, प्रॉपर तरीके से आप इसको फाइल करिए, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी मामला जो है वो 9 तारीख। तो अब देखिए, विवाद जो रहा है उसको लेकर के सुनवाई तो चल रही है, और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे के आदेश भी दिए हैं, और अब इसी को लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, वहां भी उन्हें एक झटका लगा है। और आपको बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई जो है वो 9 तारीख को होनी है, 9 जनवरी को, और इन सब के बीच एएसआई सर्वे ना हो यह मुस्लिम पक्ष चाहता है, हिंदू पक्ष चाहता है कि एएसआई सर्वे हो। का यह विवाद है श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास लगभग 11 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब उसी को लेकर के वो जो मस्जिद का इलाका है वहां पर जो मस्जिद का गुंबद है उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें कई ऐसे निशान मिले हैं जो ये बताता है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर हुआ करता था। कुल एरिया जो वहां का है लगभग 13.25 एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा और 13.5 एकड़ से थोड़ा सा कम। राजस्थान में नई सरकार का गठन हो गया है। भजन लाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ले ली है। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ये सभी इस दौरान वहां पे मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों, ये सभी वहां पहुंचे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। साथ ही राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं वो भी मौजूद थे, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के। तो चलिए कुछ चीजें आपको बताते हैं भजन लाल शर्मा के
बारे में आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से ये विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं। 1987 में नदबई में विद्यार्थी परिषद से ये जुड़े थे और आपको बता दें कि 1990 में कश्मीर मार्च भी इन्होंने निकाला था और इस दौरान उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। साल 2000 में पहली बार सरपंच बने थे, तो 1987 से ही इनका करियर जो है राजनीति में वो शुरू हो गया था। 1990 में एक यात्रा इन्होंने निकाली थी, मार्च निकाला था कश्मीर का। आपको बता दें इस दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। साल 2000 में पहली बार ये सरपंच बने थे और 4 बार ये राज्य में महासचिव के पद पर भी रह चुके हैं। 4 अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, तो इनके पास एक बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। हालांकि अनजान चेहरा है और आपको बता दें कि ज्यादा लाइमलाइट में कभी रहे नहीं और इसी की वजह से ये नाम एक चौंकाने वाला नाम था जब इनके नाम पर मुहर लगी कि यही मुख्यमंत्री होंगे। अब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले चुके हैं, उनकी ताजपोशी हो चुकी है और आपको बता दें कि उनका एक लंबा राजनीतिक, देखिए 1987 से ही वो राजनीतिक जीवन में रहे हैं और अब आपको बता दें कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि राजस्थान की सियासत में बिल्कुल कैसे बदलाव हुआ है। पिछले 25 सालों का यह इतिहास रहा था कि एक बार अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। अब शायद इन दोनों का युग राजस्थान में अगर देखा जाए तो उस दौर से अब राजस्थान आगे निकल रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। एक बिल्कुल फ्रेश नया चेहरा अगर कहें तो वो लाया गया है भजनलाल शर्मा के रूप में और उनके दाएं बाएं अगर आप देखें तो 2 उनके कैबिनेट के सदस्य, जिसमें दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, दूसरी तरफ प्रेमचंद बैरवा जो कि दूदू विधानसभा सीट से विधायक हैं और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री के पद की इन दोनों ने शपथ ली है। बीजेपी की रणनीति इस बार पूरी तरीके से बदली सी नजर आई है। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।